हेलो बच्चों, सभी को गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और सभी का फादर्स गुरुकुल जयपुर में मैं उदय कुमार, साइंस फैकल्टी, मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर लिए थे, आप सभी को पता है साइंस में मैंने केमिस्ट्री शुरुआत की थी। और केमिस्ट्री में मैंने परमाणु एवं परमाणु संरचना, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको काफ़ी हद तक बहुत सारे तो आपको समझ लो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए थे, सारे चीज़ समझा दिए थे। और उसके क्वेश्चन भी जो एसएससी का एग्ज़ाम में प्रीवियस आपको कई सालों में जो पूछे गए वो भी मैंने करवाए थे। लेकिन उसमें कुछ आपको अभी रह गए हैं समझाने मुझे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तक मैंने वहाँ तक आपको समझाया था। रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल दिया अपना एक्सपेरिमेंट करके, वो मैंने समझाया था। तो उसी को मैं आज कंटिन्यू रखूँगा, आपको समझाएंगे, उस चैप्टर को फिनिश करेंगे, परमाणु और परमाणु संरचना। और इसके पहले वाले लेक्चर जो आप लोगों ने देखा है उसमें मान लो अगर सपोज करो आपको लगे कि अगर कोई कमी रह गई है तो आप देख लेना, उसमें कमेंट्स करना। अगर आपको ऐसा भी लगे कि कोई चैप्टर मान लो सपोज करो कि मुझे इम्पॉर्टेंट है, मुझे मान लो ये करने हैं, कुछ कमी मान लो अगर रह गई है, या मान लो आगे भी जो भी बताएंगे उसमें कुछ भी कमी रहेगी, कमेंट्स करके बता देना, मैं उसे आपको इम्प्रूव करके सुधारूंगा। और आपके लिए बेहतर से बेहतर फादर्स गुरुकुल जयपुर की तरफ से बेहतर आपको समझिए कि सारे कंटेंट्स मिलेंगे और ये सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। साइंस में सभी जानते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साइंस, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम का नाम भी बता दूं आपको। जैसे मान लो सपोज करो कि रेलवे का एग्ज़ाम अगर देते हो तो रेलवे में एकदम अलग से साइंस आती है, 25-25 क्वेश्चन। अगर सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस की। सपोज करो सीजीएल का एग्ज़ाम एसएससी का देते हैं ग्रेजुएट लेवल वाले, या सीएचएसएल देते हैं, 25 में से 5 लगभग 10 नंबर के आपको साइंस की क्वेश्चन आती है। तो साइंस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि साइंस बैकग्राउंड मान लो नहीं है, 10th के बाद उसने मान लो आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम यानी आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, तो साइंस थोड़ी सी उसको लगती है कि बड़ा टफ है भाई। लेकिन साइंस देखो आपको टफ है नहीं। अधिकांश जो पढ़ने हैं साइंस में 9th-10th जो आपने पढ़ रखा था, ठीक है, कई साल गुजर गए, आपके दिमाग से निकल गया, तो अधिकांश जो आपने पढ़ रखा है 90% तो वही है। लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। इस तरीके से पढ़ने हैं कि आपसे सारे क्वेश्चन लगभग बनने चाहिए। तो आप मेरे ख्याल से कल या जो लास्ट मैंने लेक्चर लिया था परमाणु और परमाणु संरचना के, एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो लेक्चर लिए थे, क्वेश्चन जो करवाए थे, उसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की थी, आपको सही तरीके से अच्छे समझाने की कोशिश की थी। अगर उसमें मान लीजिए कोई आपको लगे कमी है तो कमेंट्स करके बताइएगा। आपका कमेंट सिर आँखों पर। फादर्स गुरुकुल जयपुर की तरफ से फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करने से नहीं चूकेंगे और आपको लाइक करेंगे, कमेंट्स भी अपना दीजिएगा। मैं कमेंट्स आपको सभी का देखूंगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। तो चलो, मैंने कल रदरफोर्ड तक परमाणु संरचना के बारे में समझा दिया था। अब रदरफोर्ड ने क्या क्या आपको बताया था वो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाए थे। उन्होंने जो प्रयोग अपना किया, एक्सपेरिमेंट किया, उस प्रयोग का नाम भी आपको कल मतलब जो लिया था आपको उसमें बोर्ड पे लिख दिया था। प्रयोग का नाम है अल्फ़ा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सोने का पतला शीट लिया था और उससे अल्फ़ा कणों को पास करवाया। सोने का ही पतला शीट, आपको थीन गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? महंगे वाले धातु जितने हैं उसके एटम का जो साइज है, परमाणु का जो आकार है, वो थोड़े बड़े होते हैं। जैसे मान लो गोल्ड है, सिल्वर है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब। तो इसलिए सोने का पतला शीट से उन्होंने अल्फ़ा कणों को पास करवाया और जो भी घटनाएं उनको दिखी, बड़ा साइज था तो साफ साफ दिख गया, तो जो घटनाएं उनको दिखी उसी पर उन्होंने 1911 ईस्वी में अपना निष्कर्ष निकाल करके बताया परमाणु के बारे में। तो पहला उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु का अधिकांश जगह यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित है? मैक्सिमम मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? तो उसके नाभिक में यानी सेंटर में। नाभिक में कौन सा आवेश है? धन आवेश है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? प्रोटॉन।
तो ये सब आपको रदरफोर्ड का जो परमाणु के बारे में मॉडल दिया, नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज परमाणु में, एटम में उन्होंने ही की थी। और इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल का नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में, न्यूक्लियर मॉडल यानी नाभिकीय मॉडल नाम रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1911 में रदरफोर्ड जब आपको बता रहे थे तो सारे कुछ आपको परमाणु के बारे में, एटम के बारे में सब कुछ बता दिए। कुछ चीज़ें उनको नहीं पता चला उस समय, तो उस समय मान लो नहीं पता चला तो कुछ कमी रह गई, और उसी कमी को दूर करके 1913 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर, आपने नाम सुना होगा नील्स बोर का। उन्होंने रदरफोर्ड की कमी को दूर किया और उन्होंने नया परमाणु का सिद्धांत दिया, नया परमाणु का मॉडल बताया, नया थ्योरी दिया, एटॉमिक थ्योरी, नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में। रदरफोर्ड में क्या कमी रह गई वो आपको समझा देते हैं, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। जैसे परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो सभी क्या है, कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, और सभी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक से अधिक, आपको ये कल मैंने लेक्चर में बताया था लास्ट वाली क्लास में। तो ये सब रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन का वास्तव में पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे स्थिति है, या मान लीजिए परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा है, किस कक्ष में कितनी ऊर्जा है, ये सब क्लियर नहीं कर पाए थे। तो उसी को कमी को दूर किया। रदरफोर्ड ने आपको परमाणु का जो मॉडल है सौर मंडल से थोड़ा सा तुलना किया, सोलर सिस्टम से सौर मंडल से तुलना किया। तो जैसे सौर मंडल में बीच में क्या है, सूर्य है, सन है, सभी ग्रह जितने भी प्लैनेट है, सभी ग्रह, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी अपनी कक्षाओं में। तो उसी तरह से परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब बता दो, इलेक्ट्रॉन पे सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, और नाभिक में कौन सा आवेश है, परमाणु के नाभिक में धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण है नाभिक के यानी सेंटर के केंद्र के चारों ओर, अगर मान लो सर्कुलर पाथ में है यानी वृत्ताकार पथ में है, घूम रहा है, तो दो बल उत्पन्न हो जाता है, दो फोर्स क्रिएट होता है। एक सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको कहते हैं अभिकेंद्रक बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्रक बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर दोनों बल मान लो बराबर है, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रक जो केंद्र की ओर लग रहा है, और केंद्र से बाहर की ओर जो लग रहा अपकेंद्रक बल सेंट्रीफ्यूगल, अगर दोनों बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमता रहेगा। लेकिन सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, परमाणु के नाभिक में क्या है, धन आवेश है। अब कोई भी आवेशित कण यानी जिस पर आवेश है, चाहे मान लो ऋण आवेश है, धन आवेश है, तो कोई भी आवेशित कण है जब अपने विपरीत आवेश के गिर्द में यानी अपोजिट चार्ज, जैसे सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, जब उसके चारों ओर मान लो घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, एनर्जी लॉस होता है। तो अब ऊर्जा कम होने लगेगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, इसको नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते सेंटर में चला जाएगा, नाभिक इसको सेंटर अपनी ओर खींच लेगा, ऊर्जा कम हो रही है इसकी, ये आपका चला गया यानी कोलैप्स कर गया, सीधे समझ लो इलेक्ट्रॉन जाके केंद्र में चला गया। तो अब अगर इस तरह का हो जाए तो कोई भी परमाणु का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, एटम का एग्जिस्टेंस तो नहीं रहेगा। अगर मान लो परमाणु का अस्तित्व नहीं रहे तो क्या बचेगा भाई, हवा भी बना हुआ है, आपको हवा में भी जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, या मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जितने भी गैस है हवा में वो सभी किससे बने हुए हैं, परमाणु से, एटम से। पानी भी आपका H2O फार्मूला है पानी का, वो भी परमाणु से बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलके बने हैं। मिट्टी भी है, वो भी परमाणु से बने हुए हैं। तो परमाणु का अस्तित्व जब नहीं रहेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब इसी कमी को दूर करने के लिए जो नील्स बोर, मैंने वैज्ञानिक का नाम बताया, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और रदरफोर्ड की कमी को दूर किया। उसने क्या बताया सुनिए।
अगर मान लो कोई आवेशित कण है जब भी अपने विपरीत आवेश के गिर्द में घूमेगा तो एक और बल उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। ये देखिए आपका हिंदी में मैं लिख रहा हूं, स्थिर वैद्युत बल। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही बल जो केंद्र से बाहर की ओर जो बल लग रहा था उसमें कमी हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, अब केंद्रक बल में। तभी तो केंद्रक की ओर जो लगने वाला बल है सेंट्रीपिटल, अभी केंद्रक वो ज़्यादा है, वो खींच लिया इलेक्ट्रॉन को अपने में। तो जो बाहर की ओर लगने वाला बल में कमी हुआ उसको संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया। कौन सा बल? ये वाला बल। क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, आवेशित कण है, और मैंने बताया कि कोई भी आपको विपरीत वाला कण है, अपने विपरीत वाला आवेश के गिर्द में घूमेगा तो एक और बल उत्पन्न होता है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये अब केंद्रक बल में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो कमी आया है उसको संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया। और इसलिए इलेक्ट्रॉन सभी अपनी अपनी फिक्स कक्षाओं में घूमते रहते हैं, सेंटर में नहीं गिरेगा, जाकर केंद्र में नहीं गिरेगा, कोलैप्स नहीं करेगा, तो परमाणु का अस्तित्व बना रहेगा। और ये कमी को दूर किया था किसने? नील्स बोर ने। तो कितना समझिए कि बड़ी कमी थी जो रदरफोर्ड को नहीं समझ में आया, नहीं पता चल पाया। तो अब इसमें मैं आगे जो लिख रहा हूं देखो, नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर का सिद्धांत, का परमाणु सिद्धांत। कब प्रस्तुत किया गया था? 1913 ईस्वी में। प्रस्तुत किया गया था। देख लो सभी लोग इसको बढ़िया से, हिंदी में मैंने लिख दिया है बोर्ड में, सभी लोग आप लोग देख लो अच्छी तरह से। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहां पे। नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी was proposed या was introduced in the year 1913। तो अब यहाँ पे जरा बढ़िया से समझना, परमाणु के नाभिक में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये कक्ष हो गया, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथे वाले कक्ष। और इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विन्यास किस तरह से, कौन से फार्मूला के आधार पर, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में भी समझाया था। 2n²। कक्ष को किस नाम से दर्शाया गया है? पहला कक्ष को क्या कहते हैं? k, दूसरा को क्या कहते हैं? l, फिर m है, फिर n है, इस तरह से। तो पहले वाले कक्ष में मान लो n का नंबर, सपोज करो कि n का नंबर 1 है, यानी पहले कक्ष में, किसमें? k आपको सेल में, यानी k कक्ष में। इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या निकालने के लिए आएगा, अधिकतम कितने होते पूछेंगे तो 2 हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर किए। n का वैल्यू मान लो 2 है, यानी l वाले में आपसे पूछ रहा है, सेकंड वाले में, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आ जाएगा? 8। n का वैल्यू मान लो अगर 3 है, यानी l के बाद m में आपको पूछ रहा है, तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया आपका? 18 आ गया। n का वैल्यू मान लो 4 है, यानी n वाले में पूछ रहा है, n कक्ष में, तो 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 32 आ गया।
n का वैल्यू मान लो आपको 5 है, पाँचवा कक्ष है, O है, तो 2 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या याद रखना, देख लो बढ़िया से इसको सभी लोग। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर जब भी पूछेगा तो जैसे एक एग्जाम मैं बता देता हूं आपको, एनडीए का क्वेश्चन है। एनडीए में पूछा गया था पिछले साल ही, क्वेश्चन आया था कि एन सेल में यानी एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो एन कक्ष में देख लो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, 32 है मैक्सिमम नंबर। ये सब किसने बताया था, नील्स बोर ने। नील्स बोर का जो परमाणु का सिद्धांत है और इन्होंने जो परमाणु का मॉडल बताया, तो इनके मॉडल का नाम अभी मैं लिखूंगा आपको। रदरफोर्ड के मॉडल का नाम क्या था, नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड का। देखो यहां पे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, मैक्स प्लैंक, ये वैज्ञानिक का नाम है, मैक्स प्लैंक द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इंग्लिश में भी आपको देखिए मैं लिख देता हूं, नील्स बोर atomic theory was based on quantum theory given by Max Planck। तो अब जैसे कि मैंने बताया, कल भी आपको जो लेक्चर लिया था लास्ट वाली, उसमें मैंने बताया था कि क्वांटम थ्योरी क्या बताता है। क्वांटम थ्योरी का मतलब है कि किसी भी परमाणु के अंदर में, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा है, यानी जिस कक्ष में वो घूम रहा है उस कक्ष की कितनी ऊर्जा है, कितना एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग कितना है। कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। संवेग का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान गुना वेग। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोणीय संवेग यानी सेंटर में कोण बनाते हुए मान लो घूमना शुरू कर दिया, आप गाय को खुट्टे से आपने बांध दिया, तो गाय को खुट्टे से बांध दिया, गाय घूमने लगी, तो केंद्र में आपको एंगल बनाते हुए, कोण बनाते हुए घूमेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो ये केंद्र है, अब आपको कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये आपको घूमना शुरू करेगा। मान लो आपको इस तरह से आपको घूम रहा है, तो ये सेंटर में एंगल तो बनता जाएगा। यहाँ से मान लो सपोज करो कि जब आगे बढ़ा ये इलेक्ट्रॉन, मान लो इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो एंगल तो बनेगा, कोण बनेगा, और इसी को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो कोणीय संवेग के बारे में जिक्र हुआ। उसके बाद जैसे मान लो आपको इंक्लिनेशन, झुकाव कितनी है। इंक्लिनेशन का मतलब, झुकाव का मतलब क्या होता है, जैसे पृथ्वी
सन के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है। सभी को पता है कि पृथ्वी जब सन के चारों ओर घूमेगी तो अपने अक्ष पर, आपको सीधा तो नहीं है, अपने अक्ष पर क्या है, झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। और सभी को पता है कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जब सेंटर के केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है तो वो झुका हुआ है अपने अक्ष पर। उसी को कहते हैं झुकाव, इंक्लिनेशन, ओरिएंटेशन, ये आप कह सकते हैं। तो ये सारे कुछ, और जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉक होता है एक, आपका देखिए ब्लॉक है ये, इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब नाम सुने होंगे। ब्लॉक, एक ब्लॉक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एक ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों की चक्रण की दिशा, यानी जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपने अक्ष पर भी 24 घंटे में एक बार घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर आपको चक्रण करती, स्पिन करती है। तो एक ब्लॉक में मान लो अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे आपको सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। समान आवेश में क्या हो जाएगा, विकर्षण। अगर चक्रण मान लो स्पिन सेम दिशा में रहेगा तो क्या होगा, वो विकर्षण हो जाएगा। तो इसलिए चक्रण दोनों का अलग अलग होगा, एक का क्लॉकवाइज में यानी घड़ी के सुई की दिशा में, एक का एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ये सभी कुछ क्लियर किससे हुआ, क्वांटम संख्या से। और नील्स बोर ने आपको क्वांटम संख्या का अध्ययन करके बढ़िया से तब अपना सिद्धांत दिया था, और इसलिए नील्स बोर का सिद्धांत आपको काफ़ी हद तक क्या रहा, आपका सही रहा। इनके मॉडल का नाम, नील्स बोर का मॉडल का नाम, इनके परमाणु के मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या है आपको बता देते हैं, ग्रहीय मॉडल बोलते हैं। ग्रहीय मॉडल, इंग्लिश में कहेंगे प्लैनेटरी मॉडल, इसका नाम हुआ। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लैनेटरी मॉडल, यहां पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं प्लैनेटरी मॉडल। ये, और क्वांटम संख्या कितनी है, क्वांटम संख्या 4 होती है। ये सब जल्दी कोई बताते नहीं है, ये समझ लीजिए, क्वांटम संख्या जल्दी कोई नहीं पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप अच्छा से समझ ले इसे। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर कितने हैं, क्वांटम संख्या 4 होती है। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम संख्या क्या बताता है, अभी मैंने बता दिया, किसी परमाणु के अंदर में क्वांटम नंबर, किसी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग कितना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यानी ऊर्जा कितनी है, या जिस कक्ष में है उस कक्ष की ऊर्जा कितनी है, ये सब डिस्क्राइब करता है। और किसी भी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन चक्रण करेगा, एक ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस तरह का रहेगा, स्पिन किस तरह का रहेगा, ये सब आपको किससे आपको पता चला, क्वांटम संख्या से। तो क्वांटम संख्या क्या डिस्क्राइब करता है, वो आपको कितनी है, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 4 है। पहला देखो, फर्स्ट आपका ये वाला प्रधान क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। एन यहाँ पर क्या है, कक्षाओं की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो
n यहाँ पर क्या है, कक्षाओं की संख्या है, और n का अधिकतम संख्या, n बराबर कक्षाओं की संख्या। तो आपको बता देते हैं कि अभी तक 118 रासायनिक तत्व खोजे गए हैं, 118 एलिमेंट्स, और कितने कक्ष का पता अभी तक चला है। तो n बराबर आपको ये आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, एंड सो ऑन, आपको ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक, यानी भविष्य में मान लो और भी रासायनिक तत्व खोजे जाएंगे तो और भी कक्षा पता चल जाएगा। अभी तक 7 तक पता चला है अधिकतम, इनका नंबर यही है। और दूसरा सेकंड वाला क्वांटम संख्या देखिए, ये वाला है द्विगंशी, हिंदी में कहते हैं इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसका इंग्लिश नाम मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश में कहते हैं इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल एल से दर्शाते हैं। तीसरा थर्ड वाला है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसको स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। अभी मैंने बता दिया कि क्वांटम संख्या से क्या क्या पता चलता है, आप देख लो बोर्ड में एक बार, मैंने आपको बता भी दिया है कि क्वांटम संख्या से क्या क्या पता चलता है। क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, वो जिस कक्ष में घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में, उसकी ऊर्जा कितनी है, उसके बाद कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, उसका झुकाव कितना है, इंक्लिनेशन यानी ओरिएंटेशन, ये सब को डिस्क्राइब करता है, चक्रण को डिस्क्राइब करता है। चौथा ये वाला है स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स, और इसको स्मॉल एस से दर्शाया जाता है। तो 4 क्वांटम संख्या हुए। अब ये जो 4 क्वांटम संख्या है, तो एक ब्लॉक में, जैसे पहले मैं ब्लॉक समझा देता हूं सभी को, ब्लॉक अच्छी तरह से समझा देता हूं, देख लो आपको। ब्लॉक पहले एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। यानी आप समझ लो परमाणु में जो कक्ष होते हैं ना, कक्ष के अंदर भी छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, उसी को उपकक्ष बोला गया, सब सेल कहा गया या ऑर्बिटल कहा गया। तो 4 होते हैं आपको सब सेल यानी ऑर्बिटल उपकक्ष। उपकोष भी कहेंगे हिंदी में, उपकोष या उपकक्ष की संख्या 4 है। देयर आर क्या है आपका, देयर आर 4 सब सेल, और इसको कह सकते हैं ऑर्बिटल्स। इसका शेप पूछता है अधिकतम कितने रहेंगे। पहला देखिए फर्स्ट वाला है एस, एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये दोनों का विपरीत दिशा रहेगा। एस का शेप कैसा, आकार कैसा, ये है देखिए,
स्फेरिकल बोलते हैं, गोलाकार। स्फेरिकल हिंदी में क्या कहेंगे? गोलाकार। दूसरा सेकंड वाला क्या है? पी है। और पी में अधिक से अधिक कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने ब्लॉक रहेंगे इसमें? 3 खाने बने हुए रहेंगे। अधिक से अधिक इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 2-2 करके आपको अधिक से अधिक कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और इसका शेप कैसा है? यही पूछता है आकार, एग्जाम में पूछते हैं। इसको कहते हैं डम्बेल, डमरू के आकार का है, डम्बेल, डम्बेल, डमरू आकार। तीसरा देखिए कौन सा है? डी है। डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने खाने बने रहेंगे? 5 रहेंगे। और 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको सभी में देंगे तो अधिकतम कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसका शेप कैसा है? डबल डम्बेल बोलते हैं इसको, देखिए इस तरह का, यानी द्विडमरू बोलेंगे, डबल डम्बेल। हिंदी में क्या लिखेंगे? द्विडमरू। ये 3 हुआ। चौथा देखिए कौन सा है? चौथा है एफ। और एफ में अधिक से अधिक आपको कितना? 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी 7 खाने इसमें बने रहते हैं। परमाणु का जो केंद्र होता है ना, केंद्र, न्यूक्लियस, नाभिक, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन रहने की जहां पे संभावना अधिक है उसी को ब्लॉक कहा गया है। फिर से आप सुन लो, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम वेयर मोर पॉसिबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ब्लॉक। हिंदी में बोल रहा हूं, परमाणु के नाभिक यानी केंद्रक के आसपास इलेक्ट्रॉन रहने की अधिक संभावना जहां पर रहती है उसे ब्लॉक नाम दिया गया है। और 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। और एफ का कितना रहेगा आपका? इसमें खाने बने हुए कितने रहेंगे? टोटल आपको कितने? 7 रहेंगे, तभी आपको 2-2 करके सभी में जाएगा। ये दिशा विपरीत दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। और इसका शेप इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक इसके आकार के बारे में पता ही नहीं चला है। तो अगर पूछेगा आपसे कि एफ जो ब्लॉक है, यानी एफ सब सेल है, एफ वाला उपकोष है, उपकक्ष है, उसका कैसा आकार है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, एक लिखा हुआ मिलेगा आपको, ज्ञात नहीं है या जटिल है, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। ज्ञात नहीं है, नॉट फाउंड, अथवा क्या लिखा रहेगा? जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो ये 4 उपकोष हो गए। क्वांटम संख्या भी कितने हो गए? 4 हो गए। क्वांटम संख्या किसने दिया था? मैक्स प्लैंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और जैसे एक वैज्ञानिक है, देखिए मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, वैज्ञानिक थे पाउली। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, अपवर्जन सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन्होंने बताया कि एक
ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन में जो क्वांटम संख्या 4 होती है तो 3 क्वांटम संख्या दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम रहेंगे। कौन कौन? प्रधान क्वांटम संख्या प्रिंसिपल वाला, जिसको छोटे वाले n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से। दूसरा वाला द्विगंशी एजीम्यूथल वाला क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल l से, छोटे वाले l से दर्शाते हैं। तीसरा वाला जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको छोटे वाले m से यानी स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो 3 क्वांटम संख्या सेम रहेगा, लेकिन चौथा वाला स्पिन जो है यानी चक्रण, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज में है यानी घड़ी के सुई के दिशा में है, तो दूसरे का क्या होगा? चक्रण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। इन्होंने ही बताया था। तो पॉली के अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार ये सारे पीडीएफ जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। इनके अनुसार एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन का, मैंने बताया, दोनों इलेक्ट्रॉन का 3 क्वांटम संख्या सेम रहेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन का 3 क्वांटम संख्या, 3 क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या कौन कौन? 3 कौन कौन? देख लीजिए 3 कौन कौन। पहला वाला हो गया आपका N यानी प्रधान वाला, फिर L हो गया एजीम्यूथल द्विगंशी वाला, तथा तीसरा वाला M हो गया। ये तीनों समान रहेगा। 3 क्वांटम संख्या, ये तीनों N, L तथा M समान होती है, यानी सेम रहता है। किंतु चौथा वाला जो चक्रण, स्पिन क्वांटम नंबर, किंतु चक्रण क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर दोनों के अलग अलग, दोनों के अलग अलग होंगे। ये अब जैसे मैंने बताया कि नील्स बोर का जो परमाणु वाला सिद्धांत था, एटॉमिक थ्योरी, वो मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम संख्या दिया उसी पर आधारित है। तो अब जैसे सपोज कीजिए कि एक परमाणु है, उसके कुछ कक्ष हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहला कक्ष हो गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहला कौन सा? K, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरह से। तो नील्स बोर ने यह भी बताया कि जिस कक्ष में अधिक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी ऊर्जा भी अधिक रहेगी, यानी कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो सबसे कम किस में रहते हैं? K वाले में। K में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अधिक से अधिक कितने? 2। L में अधिक से अधिक कितने रह सकते हैं? 8। M में अधिक से अधिक कितने रह सकते हैं? 18। N में अधिक से अधिक कितने रह सकते हैं? 20। तो सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे कम ऊर्जा किसकी रहेगी? सबसे कम ऊर्जा K की रहेगी और सबसे अधिक ऊर्जा किसकी रहेगी? N की रहेगी। अगर 4 कक्ष है, 4 ऑर्बिट है तो। ये सब किसने बताया? नील्स बोर ने ही बताया था।
तो इसमें मैं लिख देता हूं के का क्या हुआ, सबसे कम ऊर्जा, इसकी ऊर्जा सबसे कम रहेगी, सबसे कम ऊर्जा, और सबसे अधिक किसकी यहां पर है, सबसे अधिक चौथे वाले कक्ष की है। तो ऊर्जा के अनुसार अगर मान लीजिए कम से ज़्यादा, यानी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सेट करें, बढ़ते क्रम में कैसे सेट करेंगे इसको, ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो आपको, जैसे के है मान लो, तो के का आपको क्या है, सबसे कम ऊर्जा है, के से ज़्यादा किसका है, एल का है, एल हो गया। उसके बाद एल से ज़्यादा किसका रहेगा, एम का, एम का। एम से ज़्यादा किसका है, एन का, एन में चूंकि 32 इलेक्ट्रॉन है, अधिक से अधिक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और नील्स बोर ने यह भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मान लो कम ऊर्जा वाले से, परमाणु के अंदर एक्चुअली होता क्या है ना, कि परमाणु के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता रहता है, जंप करता है, जैसे मान लो कम ऊर्जा वाले कक्ष से अधिक वाले में चला गया, अधिक से फिर कम वाले में आ गया, ऐसा होता रहता है। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब समझ लो, परमाणु हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, एटम को, एटम के अंदर भी ये सारी घटनाएं घटती है, परमाणु के अंदर में। तो अगर मान लो कम ऊर्जा वाले घर से अधिक ऊर्जा वाले घर में आप रहेंगे, तो आप में भी अधिक ऊर्जा रहनी चाहिए, नहीं तो आप रह ही नहीं पाएंगे, सभी के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन ने, यानी के से मान लो एल में चला गया, जंप किया, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, उसे ऊर्जा चाहिए। और अधिक से मान लो कम वाले में जब जंप किया, तो उसमें जितना एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको क्या करेगा, ऊर्जा आपको समझिए लिबरेट करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं उस सेंटेंस को, देखिए, परमाणु के अंदर, यानी विद इन एटम, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का जंपिंग होता है। यदि कम ऊर्जा वाले कक्ष से, कम ऊर्जा वाले कक्ष से अधिक ऊर्जा वाले कक्ष में, अधिक ऊर्जा वाले कक्ष में जाने पर जैसे अधिक, कम से अधिक मान लो के से एल में गया, जैसे यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, जैसे के से किस में चला गया, एल में, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण
देख लो यहाँ पे गौर से, जो मैंने लिखा है सभी लोग आपको अच्छी तरह से देख लो। ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लो अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले कक्ष में, जैसे मान लो वापस L से K में आया, तो इसमें क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अब मेरे ख्याल से सभी को ये पूरा समझ में आ गया होगा। जो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो जो भी इसमें बचे रह गए थे, नील्स बोर वाला परमाणु का सिद्धांत बचा रह गया था। मैं फिर से मॉडल का, परमाणु का मॉडल कैसा है मैं फिर से बोलता हूँ। पहला सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। परमाणु का पहला सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का मॉडल कैसा बताया था, ठोस गोले के समान, सॉलिड स्फीयर मॉडल। उसके बाद दूसरा जे थॉमसन का आया। जे थॉमसन का जो मॉडल का नाम था, परमाणु का आकार का जो मॉडल का नाम रखा गया, वो कौन सा मॉडल था, प्लम पडिंग मॉडल, यानी सूखे मेवे के समान केक की तरह। तीसरा सिद्धांत रदरफोर्ड का आया। रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल बताया, उनके मॉडल का नाम क्या है, नाभिकीय मॉडल, चूंकि नाभिक की खोज उन्होंने की थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत आया, इन्होंने परमाणु का जो मॉडल बताया वो ग्रहीय मॉडल, प्लानेटरी मॉडल। और एक वैज्ञानिक थे, श्रोडिंगर नाम था। तो इन्होंने जो परमाणु का मॉडल बताया, उनके अनुसार क्वांटम मॉडल उन्हीं का नाम है। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, लेकिन मॉडल का नाम क्वांटम मॉडल किसने दिया था, श्रोडिंगर ने। यहां पे लिख रहे हैं, देखिए, श्रोडिंगर के अनुसार परमाणु का मॉडल क्वांटम मॉडल कहलाता है। क्वांटम मॉडल, इंग्लिश में भी आपको क्वांटम मॉडल इसका लिख सकते हैं इस तरह से, क्वांटम मॉडल है। तो अब ये सारे आप सुन लो, मैंने परमाणु और परमाणु संरचना में क्या क्या बता दिया है, मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सभी कुछ बताया है आपको। जैसे परमाणु का पहला सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु मैंने बताया था पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ये बात किसने बताई थी, जॉन डाल्टन ने। रिवीजन आपको सारे मेन पॉइंट्स कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एकदम। ये जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी, यानी इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे और छोटे में नहीं तोड़ा जा सकता। ये किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको वर्णांधता की बीमारी थी, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, फिर भी उन्होंने परमाणु का पहला सिद्धांत दिया था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिया था। क्लियर। दूसरा सिद्धांत परमाणु का किसने दिया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसे विभाजित किया जा सकता है, यानी इसका नाश हो सकता है, इट इज डिविजिबल एंड डिस्ट्रक्टिबल है। और परमाणु के अंदर में जो मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें कौन से कण को, कौन से पार्टिकल को जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु का ये वाला कण जो है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये बात जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो कण। उसके बाद जे थॉमसन ने परमाणु के मॉडल की तुलना किससे की थी, तरबूज से, वाटरमेलन से। जिस प्रकार से तरबूज में लाल वाले हिस्से, जो थैलमस वाला पार्ट, मांसल वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं, उसको कहा गया कि ये धन आवेश का गोला है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज है। और जगह जगह तरबूज में जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समान है।
उसके बाद रदरफोर्ड का जो प्रयोग किया, रदरफोर्ड का प्रयोग का नाम क्या है? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल में अल्फा कणों को पास करवाया और इन्होंने बताया कि अधिकांश हिस्सा जो है खाली है। परमाणु के नाभिक में धन आवेश है, जिसका नाम इन्होंने प्रोटॉन रखा। और परमाणु के नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज भी किसने की? रदरफोर्ड ने की। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित है? उसके नाभिक में, यानी केंद्र में। उसके बाद नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत आया 1913 में, तो नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत पूरे आधारित था किस पर? मैक्स प्लैंक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था उसी पर आधारित। क्वांटम सिद्धांत क्या है भाई? क्वांटम सिद्धांत से ये पता चलता है कि परमाणु के अंदर में, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कितनी है, जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कक्ष की ऊर्जा यानी एनर्जी कितनी है, और इलेक्ट्रॉन का वास्तव में पोजीशन परमाणु के अंदर में कहाँ पर है, परमाणु के अंदर में कक्ष की संख्या कितनी है, कितने ऑर्बिट्स है, कितने कक्ष है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में कितने कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है। ये सभी किससे पता चला? क्वांटम संख्या से। जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमते हुए और झुक करके सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है और वो चक्रण करते हुए, यानी स्पिन करते हुए, रोटेट करते हुए न्यूक्लियस का नाभिक का चक्कर लगा रहा है। सारे परमाणु के अंदर में इस तरह से होता है। ये सब बात किसने बताई थी? नील्स बोर ने। ये सब क्वांटम संख्या से ही पता चला। और नील्स बोर के बाद एक मॉडल, नील्स बोर का मॉडल का नाम मैंने बता दिया। कौन सा मॉडल का नाम है? ग्रहीय मॉडल, प्लानिटरी मॉडल। नील्स बोर के बाद एक वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर, इन्होंने भी परमाणु का मॉडल बताया। तो परमाणु का मॉडल इनके अनुसार कैसा मॉडल है परमाणु का? ये आपका है क्वांटम मॉडल। श्रोडिंगर ने जो 1932 में, ये ईस्वी में लिख देता हूँ, ये 1932 की बात है, 1932 में। और परमाणु के अंदर में, कक्ष के अंदर भी उपकक्ष है, यानी कोश के अंदर भी उपकोश है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स है। तो चार कितने कक्ष होते, उपकक्ष कितने होते हैं? 4। एस है, पी है, डी है, एफ है। एस का मतलब आपका, एस का शेप कैसा? स्फेरिकल, गोलाकार। एस में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एस ब्लॉक में 2 रह सकते हैं। दूसरा क्या है? पी। पी ब्लॉक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। पी का शेप कैसा है? डमरू शेप, डम्बेल। तीसरा क्या है? डी है। डी में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। डी का शेप कैसा है? डबल डम्बेल, द्विडमरू की तरह। चौथा एफ है। एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एफ जो है उसका शेप अभी तक पता नहीं चला, इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसका आकार कैसा है ये पता ही नहीं चला। तो एफ का शेप ज्ञात नहीं है, ये ऑप्शन में रहेगा नॉट फाउंड, या आपको लिखा रहेगा जटिल है। ये 4 हो गए उपकक्ष, उपकोश। और ब्लॉक का मतलब मैंने बता दिया कि परमाणु के अंदर में, नाभिक के चारों ओर यानी आसपास में जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की, इलेक्ट्रॉन रहने की ज़्यादा संभावना है, उसी को क्या कहा गया है? ब्लॉक। तो अब ये चैप्टर, क्वेश्चन मैंने इसके लास्ट वाले जो क्लास मैंने लिए थे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट वाले करवाए थे। तो अब ये चैप्टर जो है परमाणु और परमाणु संरचना, वो मैं उदय कुमार सर, फादर्स गुरुकुल जयपुर की तरफ से पूरा कंप्लीट एकदम अच्छी तरह से करवा दिया है। सारे एग्जाम आपको कवर करेंगे। आप इसको पढ़ करके किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बना करके देखना, आपसे आसानी से नहीं बनेंगे तब बताना। मैंने एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करवाए भी हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, और अगर आपको अच्छा लगे, कुछ कमी लगे तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे, समझ में बढ़िया से आ जाए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और अपने, मैंने बताया कि शेयर लाइक क्यों करेंगे भाई, तो मैंने बताया कि आपको अपने दोस्तों को अधिक से अधिक आपको बताइए, दोस्तों को जोड़िए। इस तरह से साइंस आपको बताई जा रही है फादर्स गुरुकुल जयपुर की तरफ से, ये सब अपने दोस्तों को बताएंगे। अपने
परिवार में रिश्तेदार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बताएंगे। साइंस पूरा इसी तरह से आपको धीरे धीरे करवाया जाएगा फादर्स गुरुकुल जयपुर की तरफ से। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली जो आपको लेक्चर लेंगे, अगली लेक्चर में फिर मिलेंगे। कमेंट्स कीजिएगा भाई, कमेंट्स करके बताइएगा कहाँ पे कमी रह गई, क्या आपको दिक्कत है, कुछ भी आपको और कुछ जानना है जो आपको मैंने नहीं बताया है, कमेंट्स करके बताइएगा। मैं लेक्चर आपको जब भी फिर लूँगा तो कोशिश करूँगा कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।